Okay, so gentlemen, the topic which we are covering today, which we covered somewhat in the last class as well, and the name of the topic is domain name service, जिसको आप आईपी सर्विसेज भी कहते हैं, जिसमें डीएचसीपी आता है, डीएचसीपी रिले आता है। पढ़ेंगे हम डीएचसीपी रिले में अगले कोर्स में, लेकिन यहाँ पे आपको दो चीजों का पता होना जरूरी है विच आर कॉल्ड एज द आईपी सर्विसेज। One is the DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, and the other one is the DNS, Domain Name Service. अब इसमें हम जो चीज पढ़ना चाहते हैं बेसिकली तो बड़ा ही आसान है, मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि इसका फंक्शन ये है कि जब मैं ब्राउजर पे जाता हूं और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूं, मिसाल के तौर पे इस वक्त मैंने लिखा है tryhackme.com, तो अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन हैं तो इस एड्रेस पे चले जाएं www.tryhackme.com और इंटर कर दें। तो बशीर जब आप इंटर करेंगे तो आप इसके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आप ये करें कि अदर लर्न में जाएं, लर्न में क्लिक करें और फिर सर्च में चले जाएं। सर्च में जाके यहां पे लिख दें डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, तो आपको पहला ही नंबर पे नजर आ जाएगा डीएनएस इन डिटेल। तो मैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको चाहे सिक्योरिटी में हो चाहे क्लाउड पे हो, जहां भी हो डीएनएस इज देयर, तो इसलिए इस टॉपिक को हम सीसीएनए से कुछ ज्यादा डिटेल में करने के ख्वाहिशमंद हैं। इसका एक एडवांटेज ये है कि आप इसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ये एक वीडियो भी मौजूद है जिसमें आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा डीएनएस इन डिटेल। तो ये तकरीबन कोई 40 to 50 मिनट्स की वीडियो है। मैं चाहूंगा कि आप ये भी सुनें और साथ साथ इस पूरे रूम को कंप्लीट करें। तो मैंने आपको नजर आ रहा है कि 100% लिखा हुआ आ रहा है, तो एज ए यूजर मैंने इसको 100% कंप्लीट किया हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा 0%। तो आप मेरे साथ जूझू को कंप्लीट करते जाएंगे, एक तो आपको समझ आती जाएगी और दूसरा आपका ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाएगा। ये बड़ा ही जबरदस्त साइट है, वन ऑफ द बेस्ट साइट है, जिसके जरिए हम बहुत सी चीजें बड़े ही आराम से सीख सकते हैं। अल्दो इसकी कुछ चीजें जो हैं वो पेड हैं, तो आपकी मर्जी है, अगर आप पेड चीजें लेना चाहें तो दैट्स नाइस, दिस इज लाइक इन्वेस्टमेंट। जैसे अब इस वक्त आप ये कोर्स पे भी कर रहे हैं और टाइम भी लगा रहे हैं, तो डुअल इन्वेस्टमेंट है, टाइम की भी पे और अमाउंट की भी। लेकिन डेफिनेटली जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक फितरी अमल है, यानी उस पर रिटर्न आता है और जो कि अच्छा होता है। तो इसलिए, और अगर आप ना करना चाहें इसके ऊपर, तो मैं वो एरियाज आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूं जो कि फ्री है। जैसे मिसाल के तौर पे ये रूम भी फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत हरगिज नहीं है। ठीक है जी। तो जेंटलमैन, हमारा पहला टॉपिक ये है टास्क 1। इसमें मुख्तलिफ टास्क हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि कितने टास्क हैं इसमें। ये पहले आपको बताता है कि डीएनएस कहते किसे, फिर ये आपको बताता है कि इसकी हायरार्की क्या है। तो यहाँ पे अब्बास का क्वेश्चन क्लियर होगा कि हायरार्की क्या है। फिर उसके बाद इसने कुछ रिकॉर्ड टाइप्स की बात, देखिए यहाँ भी इसने अगली स्लाइड में कुछ रिकॉर्ड टाइप्स की बात की थी। तो ये रिकॉर्ड टाइप्स की बात की थी, ए, एनएस, क्वाट ए एंड एमएक्स, तो वो भी हम इससे ज्यादा रिकॉर्ड टाइप्स यहाँ पे कवर कर लेंगे। फिर हम एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे और आखिर में हम एक प्रैक्टिकल सिनेरियो को कवर करके इस पूरे टॉपिक को काफी अच्छा तरीके से सीख लेंगे। ठीक है जी। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं कि व्हाट इज डीएनएस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें एक, क्योंकि मैंने कंप्लीट किया हुआ, इसमें होगा स्टार्ट रूम या ज्वाइन रूम। तो आप उस ज्वाइन रूम को क्लिक कर दें ताकि आप जो इसके सवालों के जवाब दें वो रिकॉर्ड हो जाए, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो जेंटलमैन, आपको पता है कि हमें इस जो जहां पे मेरा कर्सर है,
आप देखो पता है कि हम इस तरह के, जिसको हम यूआरएल कहते हैं, ये याद करना हमारे लिए आसान है। जैसे मिसाल के तौर पे google.com, bbc.co.uk, linux.org, tryhackme.com, nasa.gov, facebook.com, twitter.com। तो कहीं आपको नजर आ रहा है .com, कहीं आपको नजर आ रहा है .gov, कहीं आपको नजर आ रहा है .org, कहीं आपको नजर आ रहा है .uk। तो ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये चीजें हमें याद करना आसान है, लेकिन हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर इसको नहीं समझता, क्योंकि इंग्लिश है ना। google.com, edu.pk, जैसे uitpeshawar.edu.pk, तो ये इंग्लिश हमारा कंप्यूटर नहीं समझता, लेकिन बदकिस्मती से हम ये 32 बिट्स या 128 बिट्स नहीं याद रख सकते। तो बेसिकली जो काम है डीएनएस का वो ये है कि जब हम ये लफ्ज, जैसे अभी मैंने लिखा था tryhackme.com, जैसे यहाँ भी ये tryhackme.com कलर्ड है आपको बताने के लिए कि जो ही हमने ये लिखा, हमारी मशीन पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो अगर मैं यहाँ लिख दूं cmd और यहाँ लिख दूं ipconfig/all, तो आपको नजर आएगा कि एक एड्रेस मेरी मशीन को बताया गया हुआ है। ये दो एड्रेसेस मेरी मशीन को बताए गए हैं कि अगर जब भी आपने जाना हो, किसके पास जाना हो, आपने जाना हो इस यूआरएल को ब्रेक करने में, ट्रांसलेट करने में, तो इस दो मशीन के पास, पहले इस मशीन के पास जाओ। अगर यहां से आपको कामयाबी नहीं होती तो फिर उसके अल्टरनेट, अगर ये मशीन डाउन है तो आप इस अल्टरनेट मशीन पे चले जाएंगे। तो इस मशीन का काम क्या है? इस मशीन का काम यह है कि मैं इसको जेंटलमैन ये चीज देता हूं और ये मुझे रिटर्न में 32 बिट या 128 बिट रिटर्न कर देता है। कुछ बात समझ आई? तो देखें यहां पे भी ये लिखा हुआ है कि डीएनएस प्रोवाइड्स अ सिंपल वे फॉर अस टू कम्युनिकेट विद डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट विदाउट रिमेंबरिंग कॉम्प्लेक्स बिट्स, नंबर्स। अदरवाइज दुनिया में बिलियंस ऑफ एड्रेसेस हैं, तो बिलियंस ऑफ एड्रेसेस तो कम से कम एक इंसान की को याद रखना नामुमकिन है। तो यही वो कह रहा है, मच लाइक एवरी हाउस हैज ए यूनिक एड्रेस फॉर सेंडिंग मेल डायरेक्टली टू इट, एवरी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क हैज इट ओन यूनिक एड्रेस। जैसे देखें मेरे कंप्यूटर का इस वक्त एड्रेस क्या है, 10.137.20.17। तो हर कंप्यूटर जिसने नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है, आपने आईपी का चैप्टर 11 और चैप्टर 12 पढ़ा हुआ है, उसको कम से कम एक, हर इंटरफेस को एक आईपी एड्रेस मिलेगा, हर इंटरफेस को एक आईपी एड्रेस मिलेगा, नो डाउट। तो जेंटलमैन यहां से ये बात कर रहा है कि every computer on the internet has its own unique address to communicate with it, and that address is called, we understand that address is called, what this address is called, highlighted on your screen, IP address. So an IP address looks like the following. जैसे in example ली 104.26.10.229। अब ये 4 ऑक्टेट्स पे मुश्तमिल है, जबकि हर ऑक्टेट 0 से लेके 255 तक हो सकता है, और क्योंकि हर एक ऑक्टेट डॉट्स के साथ सेपरेटेड है, इसलिए हम इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन कहते हैं। तो बेसिकली डीएनएस का काम क्या हुआ कि इसको ये यूआरएल दिया जाए तो ये हमें ये एड्रेस लौटा दे, और फिर हम इस एड्रेस पे जाके अपना काम, अपना मकसद हासिल करें। बात समझ आ गई? डीएनएस का फंक्शन क्या है, मकसद क्या है? Is there any question? बशीर चला गया। We are only online now, physical now. Anyhow, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओके, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पहले सवाल का जवाब देना चाहें, करें जी मेरे साथ साथ, व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर?
जी, तो देखें क्वेश्चन का जवाब मैंने लिखा हुआ है, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, और यहाँ पे सबमिट कर दें तो आपको नजर आ जाएगा कि आपको जवाब मिल गया, करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं जी, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इसकी हिरार्की क्या है, इसकी हिरार्की क्या है। तो हिरार्की कुछ यूं है जी इसकी, कि आपके पास सबसे ऊपर जो है, जिसको ऑरेंज कलर से, ऑरेंज पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको कहते हैं डॉट या रूट। तो सबसे ऊपर क्या है, रूट डोमेन। उसके बाद है टॉप लेवल डोमेन्स। अब टॉप लेवल डोमेन किस किस्म के हैं, जैसे अभी मैंने बताया, जो आखिर में लफ्ज लगता है, .edu, .com, .gov, .mil, .org वगैरह वगैरह। डॉट कंट्री नेम्स जैसे .pk, .us, .jp, .pt, .pt। कुछ बात समझ आ रही है? सो इसको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। और फिर उसके नीचे होता है सेकंड लेवल डोमेन, जैसे मिसाल के तौर पे ट्राईहैकनी। तो देखें अभी हमारा नाम क्या है, इस साइट का नाम क्या है, ट्राईहैकनी, विच इज द सेकंड लेवल डोमेन, .com। अब कॉम में बहुत से हैं, अभी आपने ऊपर भी देखा कि कॉम में बहुत से हैं, ट्राईहैकनी भी है, गूगल भी है, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, लॉट ऑफ .coms। तो हम इसे क्यों कहते हैं कि ये हायरार्किकल है, क्योंकि अगर हमें मिसाल के तौर पे किसी गवर्नमेंट इदारे का चाहिए, मिसाल के तौर पे नासा का चाहिए, nasa.gov, USA.gov, तो किस तरह हम तक पहुंचेंगे, हम जाके पूछेंगे रूट से, जो कि तकरीबन ये रूट 400 डिवाइसेस हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो जब हमें, अगर पहला केस तो ये होता है कि हम जब इस डीएनएस के पास गए, हम इस डीएनएस के पास गए तो बस इसको पता था, इसने हमें बता दिया, अच्छी बात है, ये अपने मेमोरी में रखता है। जैसे मिसाल के तौर पे दूसरा मशीन ये है जो कि लोकल है 192, ये जो है गूगल का डीएनएस सर्वर है 8.8.8.8, जबकि 192.168 और 100.248 लोकल है, कहीं ईडियोरॉम के बैक पे पड़ा हुआ है। बात समझ आ गई? अब जेंटलमैन, होता यह है कि अगर, अब होता यह है कि अगर हमने बशीर, ओके, तो बशीर होता क्या है कि अगर हमने इस एड्रेस से पूछा और नहीं है इसके पास, तो क्या करें, बस दुनिया खत्म? हरगिज नहीं। उसको नहीं पता तो कोई लाजमी तो नहीं कि सब कुछ इसको पता होगा। दुनिया में बिलियंस ऑफ आईपीज हैं, सारा तो एक बंदे को, जिस तरह के किसी इंसान को सारी चीजों का इल्म नहीं हो सकता, किसी एक डीएनएस को भी सारी साइट्स का पता नहीं हो सकता। ठीक है, एक तरीका तो ये था कि सेंट्रलाइज किया जाता, एक तरीका तो ये था, याद रखो कि दो मॉडल या तीन मॉडल्स होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज मॉडल, एक किसी भी चीज को सर्च करने का एक तरीका ये होता है कि सेंट्रलाइज में जाओ, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटेड, और नंबर 3 हाइब्रिड, विच इज द मिक्सचर ऑफ द टू। सेंट्रलाइज अगर होता तो फिर क्या नुकसान होता, मिसाल के तौर पे वो सेंट्रलाइज अमेरिका में पड़ा होता, लाजमी तौर पे जब इंटरनेट उनका है तो ये तो कभी भी ना कहते पाकिस्तान में रख लो, तो फिर आपको हर एक रिक्वेस्ट के लिए यूएस जाना पड़ता, और वो इतना मतलब कि आपको एक खास डिले हमेशा मिलता। यूएस वाले मजे करते और बाकी पूरी दुनिया सफर करती, ऐसे ही है ना। दूसरा मसला कि वो मशीन बॉटलनेक बन जाती, अगर वो मशीन अच्छी है तो जबरदस्त, और अगर वो मशीन बिजी है, जो कि होगी, इसमें कोई शक नहीं है, तो फिर आपको जवाब शायद घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद आप कहते हैं ऐसा इंटरनेट नहीं चाहिए, जिसमें हम एक क्लिक करें कि जी www.facebook.com, तो आईपी जो है उसका
इवन 2 मिनट के बाद भी मिले तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इससे सेंट्रलाइज जो था वो नहीं अडॉप्ट किया गया। तो इसकी वजह से क्या चीज अडॉप्ट की गई? इसकी वजह से अडॉप्ट किया गया जी, उसकी वजह से अडॉप्ट किया गया क्या? हायरार्किकल मेथड, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। तो अब आपको जो ही नहीं पता होता, मिसाल के तौर पे आपका डीएनएस है 192.168 बला बला कुछ भी, तो अब्बास क्या होता है, आप डायरेक्टली जो भी कोई रूट है, मैंने कहा 400 है, तो उनमें से किसी भी इस पिंक नोड के पास आप चले जाते हैं, रूट के पास आप चले जाते हैं, डॉट के पास आप चले जाते हैं। उस डॉट को भी सबका नहीं पता। सेंट्रलाइज का नुकसान ये होता है कि उसको सब चीज का पता होना मस्ट होता है। जैसे अगर यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रलाइज्ड है तो फिर हर काम वीसी ने करना है। इसका मतलब है कल अगर आपने क्लास छोड़नी भी है तो जाके वीसी से पूछो कि जी मैं छोड़ दूं कि ना छोड़ूं। अगले दिन अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो फिर आप जाओ वीसी से पूछो कि जी मैं क्लास ले लूं कि ना ले लूं। तो दैट बिकम्स, और अगर एक दिन वो बीमार पड़ गया तो बस फिर कहेंगे जी नन यूनिवर्सिटी सारा बंद है। और फिर वो इंसान है, इस तरह मशीन भी एक मशीन है, एक खास हद तक वो रिक्वेस्ट को ऑनर करेगी। तो इस वजह से आप किधर चले जाते हैं? इसके पास, रूट के पास। जब आप रूट के पास जाते हैं जेंटलमैन, तो रूट मैंने कहा उसको सबका नहीं पता, उसको सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल डोमेन का पता है, उसको सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल डोमेन का पता है। यानी उसको पता है कि जो ही आपने मिसाल के तौर पे भेजा, फॉर एग्जांपल stanford.edu, उसको स्टैनफोर्ड का नहीं पता कि कौन सी बला है। www.stanford.edu या www.mit.edu या www.oxford.edu, हो सकता है ये यूआरएल्स ठीक ना हो, लेकिन मकसद समझाना ठीक है। इसमें वो क्या चीज देखेगा? आखिरी टॉप लेवल डोमेन, यानी .edu, .edu। इस तरह अगर आप फेसबुक पे जा रहे हैं, facebook.com, youtube.com, google.com, nokia.com, cisco.com, huawei.com, वो .com को देखेगा सिर्फ। बाकी ये सारों के साथ फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, नॉट नो नो नो, आई डोंट नो, क्योंकि मैं सब चीजें नहीं समझ सकता। ठीक है ना? इस तरह आप डॉक्टर के पास अगर आप चले जाओ और वो हार्ट का डॉक्टर है तो डॉक्टर, लेकिन अगर आप उसे कहेंगे जी मेरी कमर में दर्द होता है, तो वो आपको क्या कहेगा? कहेगा मेरे पास आके मेरा टाइम जाया ना करो, ये मेरा काम नहीं है। तो इस तरह ये भी उसमें से क्या चीज देखता है? आखिरी, जिसको क्या कहते हैं? टॉप लेवल डोमेन। तो मिसाल के तौर पे टॉप लेवल डोमेन में लिखा हुआ है .com, ये आपको इस .com का एड्रेस दे देता है कि जाओ इससे पूछो, जाओ इससे पूछो। जब आप .com पे आए, अब इसको .edu का कोई पता नहीं है, इसको .gov का कोई पता नहीं है, इसको .org का नहीं पता, इसको .mil का नहीं पता, इसको .pt का नहीं पता, इसको .sp का नहीं पता, इसको .us का नहीं पता, इसको सिर्फ .com का पता है। गॉट इट? अब जब आप यहां पे आए .com, फिर इस .com को ये पता है कि इसका जो अथॉरिटेटिव सर्वर है वो कौन सा है। ये आपको उसका एड्रेस हवाले कर देगा, विच इज सेकंड लेवल डोमेन। और फिर सेकंड लेवल डोमेन बताएगा कि, जिसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, ये आपको बताएगा कि कौन कौन, ये सिर्फ ट्राई हैकनी को जानेगा, ये .गूगल को नहीं जानेगा, ये .फेसबुक को नहीं जानेगा, ये सिस्को को नहीं जानेगा, ये नोकिया को नहीं जानेगा, ये सीमेंस को नहीं जानेगा, ये सिर्फ ट्राई हैकनी को जानता है। तो यूं इसके पास सारी इंफॉर्मेशन ओनली रिलेटेड टू ट्राई हैकनी है, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गूगल है, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन .mit की है। यू गॉट माई पॉइंट?
तो देखिए कितना कितना चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड होने से आसान हो गई कि आपने रिक्वेस्ट की इससे, देखा मेरे मुझे सब नहीं पता, जाओ .gov है तो इससे पूछ लो, .com है तो इससे पूछ लो, उसका इसने आपको पॉइंटर प्रोवाइड कर दिया, यानी आईपी प्रोवाइड कर दिया। आगे क्या हुआ, जब इसके पास आया तो इसने अगले का बता दिया, और अगले को आपने कांटेक्ट किया तो उसने आपको रियल का बता दिया। यूं आप क्या करेंगे, अपने पास उसकी एक कॉपी रख लेंगे, ताकि अगर आपसे अगले चंद मिनटों में दोबारा कोई पूछे तो आपको ये मंजिल दोबारा करनी ना पड़े। और अगर आपके पास पहले से था फिर तो आपको अपनी कैशे से उठा के दे देंगे, फिर ये सारा चक्कर करने की जरूरत ही नहीं। तो ये है जी प्रोसेस जिसके जरिए डीएनएस वर्ल्ड वाइड काम करता है। कुछ बात समझ आई? तो जेंटलमैन, अगर बात समझ में आई तो विच इज नाइस, लेकिन मेरी बात मेरे स्टूडेंट तक नहीं पहुंचती कि वो क्लास फिर भी नहीं लेते जी। ये ओके, ये मे बी अथॉरिटेटिव सर्वर ना हो, बल्कि ये उसके नीचे मिसाल के तौर पे dns.google.com हो। बात समझ आ गई? ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि TLD इज दी मोस्ट राइट .com, .gov, .mil, .org, .pt, .pk, राइट मोर। इस राइट मोस्ट को क्या कहते हैं? टॉप लेवल डोमेन। तो ये कह रहा है कि द टॉप लेवल डोमेन इज द मोस्ट राइट हैंड पार्ट ऑफ द डोमेन नेम। So for example, the tryhackme.com TLD is .com. There are two type of TLDs. एक को कहते हैं generic TLDs, जिसके साथ छोटा सा G लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ये TLDs भी दो किस्म के हैं, एक generic जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं .edu, .com, .gov, .mil, .org, और दूसरा होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन CCTLD। CCTLD, बात समझ आ रही? अब historically the generic top level domain was meant to tell the user the domain name purpose. For example, a .com would be for commercial, .com for commercial, .edu for educational institutions, .gov for government organization, and .mil for the military, for example, .org for the organizations, non-governmental organizations. तो इनिशियल ये हमने सोचा कि हम इस तरह मतलब हर एक जो हमारा सेकंड टॉप लेवल डोमेन है वो किस किस्म की इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा, एक मखसूस, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। These were named as the generic TLDs. कुछ बात समझ आ रही? ओके, देन इज दी कहता है कि okay, and the country code TLDs was used for geographical purpose. Geographical mean country. जैसे वो कह रहा है, for example, .ca for Canada, .uk for UK, United Kingdom, and so on. So due to such demand, there is an influx of new this generic TLD और बढ़ाए गए, और कौन कौन से और ऐड हुए, जैसे वो कह रहा है कि .online, .club, .websites, .biz एंड मेनी मेनी मोर। और अगर आप ये तमाम TLDs देखना चाहते हो तो तकरीबन 2000, जैसे मैंने कहा 400 तकरीबन आपके पास टॉप लेवल डोमेन्स वो हैं, रूट्स हैं, और उसके नीचे तकरीबन 2000 टॉप लेवल डोमेन्स। दिल चाहता है देखने को तो क्लिक कर लो इसको और देख लो कौन सा मसला है। क्लियर है एवरीवन? ओके, उसके बाद है सेकंड लेवल डोमेन। सेकंड लेवल डोमेन जैसे MIT, जैसे स्टैनफोर्ड, जैसे ऑक्सफोर्ड, जैसे ट्रायहैकमी, जैसे गूगल, जैसे नासा फॉर एग्जांपल। तो क्या कहता है
tryhackme.com is an example. The .com is the top level, generic top level domain. And tryhackme is the second level domain. When registering a domain name, the second level domain is limited to 63 characters plus the TLD. यानी आप अपना सेकंड लेवल डोमेन का नाम कितने हद तक रख सकते हैं? 63 कैरेक्टर्स तक. छोटा रखो अच्छी बात है, लेकिन अप टू 63 कैरेक्टर्स प्लस द TLD, टॉप लेवल डोमेन. And can use from A to Z, 0 to 9 and hyphens, but cannot start or end with a hyphen or have consecutive hyphens. यानी दो हाइफन आप नहीं लगा सकते. स्टार्ट भी हाइफन से नहीं करोगे, एंड भी. नाम देने का तरीका है कि सेकंड लेवल डोमेन का नाम कैसा होगा. जैसे आप देखो tryhackme है तो इट इज 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 कैरेक्टर्स है, बट इट कैन गो अप टू 63 कैरेक्टर्स, जिसमें आप A to Z, 0 to 9 रख सकते हैं. जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? माशाल्लाह, अरसलान joined but late. और चलें कंटिन्यू करते हैं. तो हम बता मैं आपको ये रहा हूं कि इसका क्या मतलब. उसके नीचे फिर आपके सब डोमेन्स, उसके नीचे फिर क्या है? तो रूट, टॉप लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन, और उसके नीचे फिर सब लेवल डोमेन्स. और सब डोमेन के नीचे भी और भी डोमेन्स हो सकते हैं. हायरार्की है. तो ये कह रहा है कि सब डोमेन सिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द, जैसे tryhackme लेफ्ट पे, तो दिस इज द सब सेकंड, दिस इज द सब डोमेन. ठीक. तो यहां पे हम कहते हैं सब डोमेन सिट्स एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेकंड लेवल डोमेन. यानी सेकंड लेवल डोमेन से भी लेफ्ट पे. सेकंड लेवल डोमेन हमारा कौन सा है? ये tryhackme. तो tryhackme मिसाल के तौर पे tryhackme.com, tryhackme इज द सेकंड लेवल, .com इज द टॉप लेवल. अगर आप tryhackme में कोई है, मिसाल के तौर पे class.tryhackme.com, are you getting? या मिसाल के तौर पे business.tryhackme.com, account.learning.tryhackme.com, exams.tryhackme.com. तो एग्जाम क्या हो गया? सब डोमेन. tryhackme क्या हो गया? सेकंड डोमेन. .com क्या हो गया? टॉप लेवल डोमेन. समझ आ रही है? ओके. तो कहा ये रहा है कि सब डोमेन सिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड of the second level domain using a period to separate it. For example, in the name admin.tryhackme.com, देखिए मिसाल के तौर पे, जिसको मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है आपके स्क्रीन पे, admin.tryhackme.com, तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें सब डोमेन कौन सा है, सेकंड लेवल डोमेन कौन सा है, TLD कौन सा है, टॉप लेवल डोमेन कौन सा है. इस नाम के अंदर आपका सब डोमेन, आपका सेकंड लेवल डोमेन, आपका टॉप लेवल डोमेन, 3 चीजें आपसे पूछ रहा हूं. बताएं जी, शाबाश. तो हमें बताया कि जी हमारा एडमिन का यहाँ पे जो वर्ड है, दैट इज अवर सब डोमेन. डॉट के बाद tryhackme इज अवर सेकंड लेवल डोमेन एंड .com इज अवर टॉप लेवल डोमेन. बात समझ आ रही है ना जेंटलमैन? कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन. तो कंटिन्यू करते हैं जी. तो कहते हैं एडमिन पार्ट इज द सब डोमेन. सब डोमेन नेम हैज द सेम क्रिएशन रिस्ट्रिक्शंस एज द सेकंड, being limited by 263 characters and can use A to Z and 0 to 9 and hyphens. लेकिन hyphens can't be consecutive, can't be at the start and at the end. Okay. You can use multiple subdomains split with periods to create longer names. हो सकता है एडमिन के अंदर, जो मैंने अभी आपके सामने ये प्रेजेंट किया था, admin.tryhackme.com, एडमिन में लेवल 1, लेवल 1.admin, लेवल 2.admin. तो इवन मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसके नीचे और सब डोमेन नहीं बना सकते. बात समझ आ गई? ओके. लेकिन कंडीशन क्या है? ये कंडीशन मस्ट है कि 63 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो.
ठीक है जी। You can use multiple subdomain split with periods to create longer names such as jupiter.servers.tryhackme.com. अब इसमें अगर आप देखें तो .com is your top level domain, tryhackme is your second level domain, servers is your subdomain and Jupiter is your further subdomain. लेकिन ये सारे का नाम जो है 253 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता। हर एक को आप 63 कैरेक्टर दे सकते हैं, लेकिन लाजमी तो नहीं कि 63 मस्ट है। So tryhackme is, if I count it, it is 3 plus 4, 7 plus 2, 9. तो the overall range, यानी कि जब आप सेकंड लेवल डोमेन जो कि टॉप लेवल डोमेन के बाद आप आएंगे, which is the second level domain, टॉप लेवल के बाद सेकंड लेवल एंड सेकंड लेवल 63 कैरेक्टर्स, सेकंड लेवल के जो सब डोमेन के जो फर्दर सब डोमेन, the total length can't be greater than 253 characters. ठीक रूल है, but the length must be kept to 253 characters or less. There is no limit on to the number of subdomains. यानी इस सब डोमेन के अंदर सब डोमेन बनाने पे आप पे कोई पाबंदी नहीं। ओवरऑल हर एक का लेंथ 63, लेकिन 63 टोटल है, मैक्स है। हो सकता है आपके 5 कैरेक्टर्स हों, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने ट्राइहैकमी जो है वो आपका सेकंड लेवल डोमेन है, उसके बाद और आपका सेकंड लेवल डोमेन पे भी ये 63 कैरेक्टर का बार है, लेकिन आपने 63 इस्तेमाल नहीं किए। तो फिर इसके बाद सर्वर्स, फिर ये आपका हो गया सब डोमेन, फिर आपने लिया जुपिटर। तो अब ये टोटल लेंथ जो है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 253 कैरेक्टर्स। लेकिन इस जुपिटर के अंदर आप कोई और बनाना चाहते हैं, नोबडी स्टॉप्स यू, तो तोड़ने की इजाजत है। There is no limit to the number of subdomains you can create for your domain name. बात समझ आ गई? Then is the, अब कुछ सवालों के जवाब दे दें जी, बिस्मिल्लाह करें। पहला क्वेश्चन है कि what is the maximum length of a subdomain? अगर आप कोई सब डोमेन बना रहे हो तो लकली ये है कि क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है तो आपको आंसर नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ये आंसर अपने उस पे ऐड, ओके एक चीज और भी आपको करनी होगी। ये ट्राइहैकमी में जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड, ये आपको फ्री है, यानी कोई पैसे की वो नहीं है, लेकिन जब आप बना लेंगे तो फिर आपके लेवल्स, अभी आपको बताऊंगा, आपके लेवल्स आएंगे, जो आप काम करते जाएंगे आपके लेवल्स बढ़ते जाएंगे, आपको बैजेस मिलते जाएंगे, और वो बैजेस आप कल अपने रिज्यूमे में, अपने लिंक्डइन में, अपने और साइट्स के ऊपर, सोशल इंजीनियरिंग साइट्स के ऊपर, जैसे फेसबुक फॉर एग्जांपल, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यू कैन शो देयर। ओके जी, तो अब पहला क्वेश्चन, अभी हमने बताया आपको कि मैक्सिमम कैरेक्टर कितने हो सकते हैं, किसी भी सब डोमेन के नाम के कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं। मैंने हाईलाइट किया हुआ है स्क्रीन के ऊपर 63 कैरेक्टर्स, तो मैंने यहाँ 63 लिख दिया और सबमिट किया, तो उसने कहा करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज्ड इन ए सब डोमेन। कहता है ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इनमें से कौन सा कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं हो सकता। शाबाश, कौन बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द सब डोमेन नेम। यहाँ पे है 3D हाइफन एंड हाइफन तो नहीं कहना चाहिए, क्या कहते हैं, अंडरस्कोर। इट इज 3B अंडरस्कोर हाइफन। शाबाश, कौन बताएगा कौन सा कैरेक्टर आप सब डोमेन के नाम में नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है ना, उसने खुद बताया कि आप 0 to A to Z, 0 to 9 और हाइफन रख सकते हैं। ये उसने आपको बताया कि जी ये आपकी आजादी है, ये आपकी आजादी है, इससे आगे नहीं बढ़ना। और सवाल में वो पूछ रहा है कि आपकी रिकॉर्डिंग। ओके जेंटलमैन, तो हम बात ही कर रहे थे कि अगर ये हमारे पास हम ये नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये कैरेक्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसमें, अपने सब डोमेन को नाम देने के लिए, तो क्या मैं 3 इस्तेमाल कर सकता हूं। देखिए ना, यहाँ पे आपको आजादी दिखाई हुई है आपकी
कि आपकी आजादी यहां तक है। ये मैं ऊपर कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। 0 to A to G, 0 to 9 एंड हाइफन। तो क्या ये 3 इसमें आता है? यस। भी आता है? यस। ये अंडरस्कोर आता है? नो। इसका मतलब ये कैरेक्टर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाइफन यानी डैश आप इस्तेमाल कर सकते। although कि आखिर में आपने डैश भी इस्तेमाल, उसने कहा है कैन नॉट स्टार्ट एंड एंड विद हाइफन। तो हाइफन से आप एंड नहीं कर सकते, लेकिन हाइफन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये अंडरस्कोर यहां लिखा, सबमिट किया, करेक्ट आंसर हो गया। फिर अगला क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डोमेन नेम। देखें जी उसने बताया है मैक्सिमम लेंथ कैन बी अप टू 253 कैरेक्टर्स, हाईलाइटेड है ऑन योर स्क्रीन। फिर कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ TLD इज .co.uk। मैंने बताया दो तरह के TLDs हैं, एक जेनेरिक TLD और एक कंट्री कोड TLD। तो ये .uk है, ये कंट्री है, ये जेनेरिक है, कंट्री है, इसलिए ये हम कहेंगे दिस इज CCTLD और सबमिट कर देंगे। बात समझ आ गई? इज इट क्लियर? उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं प्रोबेबली। जी बिल्कुल, रिकॉर्ड टाइप्स। तो जेंटलमैन अभी आपकी स्क्रीन पे जो आपकी स्लाइड्स हैं उसमें नजर आ रहा था 4 किस्म के रिकॉर्ड टाइप्स, और यहां पे 1 2 3 4 5 नजर आ रहे हैं, विच इज नाइस। तो याद रखो मैंने आपको बताया है कि DNS क्या है, एक डेटाबेस है। DNS क्या है? एक डेटाबेस है। और याद रखो कि जो आपका डेटाबेस होता है वो बिल्कुल इसी तरह है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक्सेल की फाइल खोल लूं, तो इसमें आपको क्या नजर आएगा? इसमें आपको नजर आता है रोज। इसमें आपको क्या नजर आता है? एंड ईच रो इज कॉल्ड record। और हर एक record के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले हर record के अंदर सबसे पहली चीज नेम, फादर्स नेम फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन नंबर। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन नंबर। जी नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद हो सकता है डिपार्टमेंट। मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं डिपार्टमेंट। फिर सेमेस्टर। तो ये एक रिकॉर्ड, मिसाल के तौर पे नाम हम रख देते हैं इमरान, फादर नेम इमरान, फादर नेम कामरान, रजिस्ट्रेशन नंबर 16 PW 22 PW EL या CSE फॉर एग्जाम्पल 154 डिपार्टमेंट कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग CSE सेमेस्टर फॉर एग्जाम्पल 5th और 4th। तो अब ये एक यूजर एक रिकॉर्ड एक बंदे को एक्सप्लेन कर रहा है। इसी तरह हमारा जो DNS का रिकॉर्ड होता है उसमें 3 चीजें होती हैं। क्या? नंबर 1 URL, इसको भूल जाएं, इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा दिया। पहले में क्या है? URL नेम। नंबर 2 पे IP, नंबर 3 IP एड्रेस, एंड नंबर 3 पे टाइप, किस तरह का ये IP है। क्या ये IPv4 एड्रेस है मिसाल के तौर पे? क्या ये IPv6 एड्रेस है मिसाल के तौर पे? क्या ये किसी मेल सर्वर का एड्रेस है? तो ये किस में आ जाता है? टाइप। तो यही वो बात आपको यहां पे सिखाना चाह रहा है, इस टाइप के ऊपर बात करना चाह रहा है कि ये टाइप किसको एक्सप्लेन करेगा। बात समझ आ रही?
तो जेंटलमैन, आई एम गोइंग बैक टू माई स्लाइड्स। स्लाइड तो नहीं है। तो सबसे पहला रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं? ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड वो है जो कि आपका यूआरएल को IPv4 एड्रेस के साथ रिलेट करता है। देखें, these record resolves to IPv4 address, for example 104.26.110.229, ये ट्राइहैकमी का IP एड्रेस है, पब्लिक IP एड्रेस है। तो www.tryhackme.com is the URL और एड्रेस है 104.26.10.229 और टाइप क्या है? ए। टाइप क्या है? ए रिकॉर्ड। फिर एक क्वाड ए रिकॉर्ड। ये एड्रेस यूआरएल रिलेट करता है IPv6 एड्रेस के साथ। किस एड्रेस के साथ? IPv6। जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है 2606:4700:20:6818:BE5। बात समझ आए? तो कहने का मकसद ये हुआ जेंटलमैन कि अगर कोई एड्रेस यूआरएल IPv6 एड्रेस को रिलेट करता है तो उस टाइप को हम उस रिकॉर्ड टाइप को हम क्या कहते हैं? क्वाड ए। फिर उसके बाद है सी नेम record. These record resolves to another domain name. मिसाल के तौर पे TryHackMe's online shop has a subdomain name store.tryhackme.com, which returns a CNAME record shops.shopify.com. देखिए, ये अब एक लुक्रेटिव सा नाम है, shop.shopify.com, लेकिन इसके पीछे कौन सा एड्रेस है? इसके पीछे ये एड्रेस है store.tryhackme.com। तो अगर आपका पीछे नाम कुछ और है, आप उसको एक लुक्रेटिव नाम देना चाहते हैं, तो अब लाजमी तौर पे आप तो लिखेंगे shopify.shops.shopify.com। जब DNS में जाएगा तो देखेगा कि इसके पीछे तो कोई और एड्रेस, एक और नाम है जो कि है stores.tryhackme.com। इस किस्म के, इसका मतलब है कि एक यूआरएल दूसरे यूआरएल को रिप्लेस कर रहा है, एक यूआरएल दूसरे यूआरएल को कर रहा है। इस किस्म के रिकॉर्ड का क्या नाम होता है? सी नेम रिकॉर्ड। और फिर आप जब आपको ये मिल जाएगा कि इसके पीछे store.tryhackme.com है, तो फिर आप उसको सर्च करोगे, उसको निकालोगे, वहां से उसका टाइप ए या ए रिकॉर्ड या क्वाड ए रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, क्योंकि यूज तो उसको ही करना है। बात समझ आ रही? फिर है MX रिकॉर्ड्स। MX रिकॉर्ड्स नेक्स्ट टाइप। तो कहते हैं ये रिकॉर्ड किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये होते हैं जेंटलमैन आपके बैकअप सर्वर, ईमेल सर्वर्स का। कहता है these records resolve to an address of a server that handle email for a domain. मिसाल के तौर पे uit.edu.bk। तो अब UET, although हमने अपना सारा इनिशियली हमारा अपना एक ईमेल सर्वर था, लेकिन बाद में उस ईमेल सर्वर को उठा के गूगल पे रख दिया गया, क्लाउड पे रख दिया गया। तो अगर हमारा अपना एक ईमेल सर्वर होता, जो कि शायद होना चाहिए था, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर हमारा अपना ईमेल एड्रेस होता तो उसको भी कोई IP एड्रेस होता ना, जैसे email.uit.peshawar.edu.bk। तो इसका उस मशीन का IP एड्रेस होता, उसका IP एड्रेस किस रिकॉर्ड टाइप में लिखा जाता? MX रिकॉर्ड में। ये DNS हम अपने जब हम अपना अथॉरिटेटिव सर्वर बनाते हैं तो इसका टाइप क्या रखते हैं? ये MX रिकॉर्ड है। ये कौन सा रिकॉर्ड है? MX रिकॉर्ड है। बात समझ आ गई? और आखिरी जो रिकॉर्ड टाइप में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो है TXT, टेक्स्ट। TXT स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट। तो यहां पे कह रहे हैं टेक्स्ट रिकॉर्ड्स, TXT रिकॉर्ड्स आर फ्री टेक्स्ट फील्ड्स which any text based data can be stored.
test records have multiple uses, but some common ones can be a list servers that have the authority to send email on behalf of the domain. This can help in the battle against spams and spoof emails. This can also be used to verify ownership of the domain name when signing up to the third party services. तो अगर आपने कोई ऐसा रिकॉर्ड स्टोर करना है जिसमें आपने आईपी नहीं बल्कि कोई टेक्स्ट आप रखना चाहते हैं, उस यूआरएल के आगे क्या लिखा हो तो टेक्स्ट से, आप उसको आईपी से नहीं रिप्रेजेंट वो कर रहे, तो उस किस्म के रिकॉर्ड को हम क्या नाम देंगे? टेक्स्ट रिकॉर्ड, टीएक्सटी रिकॉर्ड। बात समझ आई? तो यही बात एक स्लाइड जो आपके इसमें था, ए आई एक्सप्लेन्ड, एमएक्स आई एक्सप्लेन्ड, ईमेल एक्सचेंज रिकॉर्ड, क्वाड ए, IPv6। अगर आपने कोई अथॉरिटेटिव सर्वर है आपका, उसके रिकॉर्ड टाइप क्या होगी? NS। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कम से कम एक अदर अथॉरिटेटिव सर्वर होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे चेक करते हैं जेंटलमैन, मैं जा रहा हूं अपने गूगल के पास, सॉरी फेसबुक के पास, ब्राउजर के पास, मैं यहां लिखता हूं हु इज लुकअप, चलें इस पे चेक करते हैं। यहां पे अपने डोमेन का नाम देते हैं www.cisco.com, गेट हु इज जनाब, नीचे आ जाओ। तो इसके मैं जो चीज दिखाना चाहता हूं, ये है इसके अथॉरिटेटिव सर्वर, ये है इसके इस कंपनी के क्या अथॉरिटेटिव सर्वर, जिसको नेम सर्वर्स कहते हैं। ये इसके क्या है? अथॉरिटेटिव सर्वर्स। तो इसको किस उसमें रखना होगा? किस डीएनएस की कौन सी रिकॉर्ड टाइप में रखना होगा? एनएस, भी बताया एनएस। तो यहां 4 लिखे हुए, मैंने आपको 6 बता दिए। गॉट इट जेंटलमैन? इसी को हम, इस पे आप थोड़े से सवाल जवाब हैं वो भी कर लेते हैं बशीर। पहला सवाल क्या है जी? कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्ड वुड बी यूज्ड टू एडवाइज वेयर टू सेंड ईमेल, यानी ईमेल सर्वर का रिकॉर्ड कौन सा होगा? ईमेल सर्वर का रिकॉर्ड कौन सा होगा बशीर? ईमेल का एमएक्स रिकॉर्ड। फिर कहता है कि अगर आपने IPv6 एड्रेसेस को हैंडल करना है तो आपका एड्रेस टाइप कौन सा होगा? क्वाड ए। तो देखिए क्वाड ए मैंने लिखा और भेज दिया, और उन्होंने मुझे कहा कि आपका आंसर करेक्ट है। फिर मेकिंग ए रिक्वेस्ट, किस तरह ये रिक्वेस्ट की जाती है, दैट इज इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं जी। और यहां पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेथड which is recursive, इटरेटिव भी हो सकता है, ठीक है। क्या तरीका है जी? ये है, कहता है नंबर 1 पे, when you request a domain name in URL, your computer first checks into the local cache, जो आपका अपना लोकल कैशे है, to see if you have previously looked up the address recently. If not, a request to your recursive DNS server will be made. सबसे पहला तो ये है कि आपने उससे पहले मिसाल तो पे www.cisco.com किया है, तो आपके अपने कैशे में मौजूद होगा। नहीं है तो फिर आप अपने DNS को रिक्वेस्ट कर दें, ठीक है। ओके कहता है a DNS server is usually provided by your ISP। जैसे मेरी ISP ने, जो कि इस वक्त UET पेशावर है,
मुझे 8.8.8.8 भी दिया कि अगर तुम्हारे पास खुद नहीं है तो 8.8 से पूछ लो। तो कहता है कि DNS server is usually provided by your company, your ISP, but you can also choose your own. मैं 8.8.8 नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं 1.1.1 इस्तेमाल करना चाहता हूं, ये भी DNS है, I can give this as well. This server also has a local cache. उसके भी अपने पास एक लोकल इंफॉर्मेशन है. If the result is found locally, this is sent back to your computer. मिसाल तो भी आपने देखा था 192.168. something था सर. तो मैं पहले तो अपनी मशीन को, मेरी मशीन अपने आप में चेक करेगी कि इसके पास इस URL का IP है, तो फिर तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, तो इस्तेमाल कर लो. अगर नहीं है तो मैं अपने लोकल DNS से पूछूंगा, और लाजमी तौर पे लोकल DNS से बहुत लोग पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा. सिर्फ मिसाल तो पे 192.168. जो भी एड्रेस था उसे सिर्फ मैं तो नहीं पूछ रहा, बहुत से जो यूजर्स हैं जो कि EDROM पे हैं वो उससे पूछ रहे हैं. इसका मतलब उसके पास उसकी कैशे बड़ी होगी, तो चांसेस हैं कि मुझे वहां से जवाब मिल जाएगा. अगर फिर भी नहीं है तो फिर मैंने आपको कहा था कि किसके पास जाएंगे, फिर हम आगे जाएंगे रूट के पास. किसके पास जाएंगे? If the request cannot be found locally, a journey begins to find the correct answer starting with the root DNS server. Root DNS server. कुछ बात समझ आई? तो मैंने किससे पूछा? मैंने अपने रूट से पूछ ली. फिर क्या हुआ? रूट सर्वर मुझे, उसके पास सिर्फ टॉप लेवल डोमेन की इंफॉर्मेशन है, उसके पास सिर्फ .com की इंफॉर्मेशन है, .gov की है, .mil की है, .org की है. तो ये कहता है रूट सर्वर एक्ट एज ए DNS बैकबोन. देयर जॉब इज टू डायरेक्ट यू टू द करेक्ट टॉप लेवल डोमेन. इसका काम क्या है? आपको टॉप लेवल डोमेन की तरफ ले जाए. अब आप रूट की मदद से टॉप लेवल डोमेन के पास पहुंच गए. द टॉप लेवल डोमेन सर्वर होल्ड्स रिकॉर्ड्स फॉर where to find the authoritative server to answer the DNS request. .com को मिसाल के तौर पे आप .com के पास गए, अब उसका जो अथॉरिटेटिव सर्वर है, फॉर एग्जांपल वो ट्राइहैकमी है या वो .cloudflare है वगैरह वगैरह, या हो सकता है Cloudflare के .ns जो है उसका अथॉरिटेटिव सर्वर है. फॉर एग्जांपल द सर्वर नेम्स फॉर ट्राइहैकमी.com इज ये एंड ये. So these are the two authoritative servers. जैसे भी मैंने आपको किसका निकाल के दिखाया, सिस्को का. You will often find multiple name servers, authoritative server for the domain name to act as a backup in case of one goes down. अभी आपने सिस्को के कितने देखे? NS1, NS2, NS3. अब आप अथॉरिटेटिव के पास पहुंच गए. अब आप किसके पास पहुंच गए? अथॉरिटेटिव के पास पहुंच गए. ये कह रहा है authoritative DNS server is a server that is responsible for storing the DNS records for the particular domain name. उसके पास पूरे डोमेन नेम के नाम मौजूद हैं. मिसाल तो MIT.org है, MIT.edu है, उसके बाद पूरे MIT में जितने उनके डिपार्टमेंट्स हैं, जितने उनके फैकल्टीज हैं, कैंपसेस हैं, सबकी इंफॉर्मेशन उसके पास है. कहता है authoritative server is a server that is responsible for storing the DNS records for the particular domain name. अपने डोमेन की सिर्फ. MIT के पास स्टैनफोर्ड के नहीं होंगे, MIT के पास ऑक्सफोर्ड के नहीं होंगे. ठीक है, ओके. Where any update to your domain name DNS record would be made, depending upon the record type, the DNS record is then sent back to the recursive DNS server, जो कि आपका सर्वर है, where a local copy will be cached for future requests and then relayed back to the original client. In this way, this whole process works. बात समझ आ गई?
तो अगर समझ आ गई तो मुझे फिर एक दो क्वेश्चन है इनके जवाब भी दे दें। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट फील्ड स्पेसिफाइज हाउ लॉन्ग ए डीएनएस record should be cached for। इसमें एक वैल्यू होती है जिसने कहा डीएनएस records all come with a TTL, time to live। कितने सेकंड्स तक ये आप अपने पास रखना चाहते हैं। दिस वैल्यू इज द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेड इन सेकंड्स that is response that the response should be saved for locally until you have to look it up again। यानी आपकी मेमोरी में आ गया, कैशे में आ गया, क्या सारी जिंदगी के लिए रख लूं? नहीं। घंटे के लिए रख लूं? नहीं। खास सेकंड्स तक, उसके बाद इसको भूल जाओ। अगर किसी ने फिर पूछा, क्योंकि मेमोरी खा रहा है ना, तो यही वो कह रहा है कि which field specify how long a DNS record should be cached for, that is saved in the TTL, time to live। अगला क्वेश्चन कहता है what type of DNS server is usually provided by the ISP। तो although ये usually है, it may be recursive, it may be interactive, it may be iterative, it may be recursive, it may be iterative। Next, what type of server hold all the record of a domain। एक डोमेन के तमाम record किस सर्वर के पास होते हैं? अथॉरिटेटिव सर्वर के पास। तो ये तीन आप दे के एंट्री मार दें तो करेक्ट आंसर आ जाने चाहिए। मैं चाहूंगा कि कम से कम आप कल ये करें। आखिरी है प्रैक्टिकल वर्क, देख लेते हैं जी क्या है। क्या ओके, क्वेश्चन ये किया गया है कि इटरेटिव तो आपने, रिकर्सिव तो आपने बता दिया, रिकर्सिव तो आपने बता दिया, आप हमें इटरेटिव भी बता दें। द आंसर इज बशीर एंड कंपनी। यहां पे क्या हुआ था, आपने नंबर 1 से पूछा, 1 आप हैं, आपकी रिक्वेस्ट आपके डीएनएस सर्वर के पास चली गई। अगर आपके पास लोकली कैशे नहीं है तो इसने क्या किया, इसने रूट के पास गया, रूट ने टॉप लेवल डोमेन दिया, टॉप लेवल डोमेन ने अथॉरिटेटिव सर्वर दिया, और ये अथॉरिटेटिव सर्वर की वैल्यू आपको नंबर 5 में आपके रिकर्सिव सर्वर को मिल गई, यानी सर्वर को मिल गई, डीएनएस सर्वर को। उसने अपने पास कैशे किया और इसको हैंड ओवर कर दिया। इसलिए देखें यहाँ पे डबल एरो निशान है, यहाँ पे सिंगल एरो निशान है। इटरेटिव में ये होता है कि जब इसने, अब आप इसके मिसाल तो आपने जब रिक्वेस्ट की थी तो इसने आपकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड की। इटरेटिव में होता है कि ये आपकी रिक्वेस्ट आगे नहीं करता, ये आपको इसका एड्रेस बता देता है कि जाओ खुद इसके पास। यानी जब आपने इसको कहा, अगर ये इटरेटिव डीएनएस सर्वर होता तो ये इससे पूछता, रूट से, रूट इसको बताता कि .com के पास चले जाओ। ये जब .com के पास जाता वो उसको बता देता कि तुम मिसाल तो ट्राइहैकमी के पास चले जाओ। ये ट्राइहैकमी के पास पहुंच जाता, वो उसको बताता कि अथॉरिटेटिव सर्वर मेरा ये है, ये उसके पास चला जाता, और फिर उससे पूछता कि जी admin.trihacme.com कहाँ है, वो उसको बताता कि ये आईपी ले लो। तो इसमें सारा काम जो है वो किसके ऊपर जिम्मा आ जाता, आपके डीएनएस सर्वर के ऊपर, आपके इटरेटिव डीएनएस सर्वर के ऊपर। बात समझ आ गई? जबकि यहाँ पे जो सर्वर होता है वो खुद ही अगले को कहता है कि जी ये चीज प्रोवाइड करो, ठीक है। और आखिरी वाला जो होता है वो डीएनएस सर्वर को इंफॉर्मेशन, जैसे आपको 5 में नजर आ रहा है, वो पहुंचे। बात समझ आ गई? चलें, ये भी बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर जो कि है प्रैक्टिकल। कहता है कि यूजिंग द वेबसाइट, इसका खूबसूरती यही है कि देखें इसने व्यू साइट, कहता है इसको साइट को क्लिक करो, कहता है यूजिंग द वेबसाइट ऑन द राइट यू कैन बिल्ड रिक्वेस्ट टू मेक डीएनएस क्वेरी एंड द व्यू द रिजल्ट। दैट्स गुड, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी।
The website will also show you the commands you will need to run on your own computer if you wish to make the request yourself. View site पे जाते हैं जी, ये आगे जी कहता है कि क्या करो कि nslookup website.thm. ओके, तो यहां पे सेंड पहला काम क्या है कि सेंड डीएनएस रिक्वेस्ट. तो अगर हमारे पास दिस इज इंस्ट्रक्शन दिए, ओके कहता है कि व्हाट इज द सी नेम सेंड डीएनएस रिक्वेस्ट. ओके, तो अब आपने इसने दे दिया कि देखें जेंटलमैन, ये आपको दे रहा है उस सर्वर का आईपी, उसका एड्रेस यानी, और साथ पोर्ट नंबर. सर्वर कैनॉट फाउंड डॉट वेबसाइट डॉट thm. सी नेम, ओके, अब हम सी नेम का देखना चाहते हैं तो इसने मुख्तलिफ एड्रेस टाइप्स में हम इसको चेक करना चाह रहे हैं ना, तो ये हमें एनएस लुकअप हेल्प आउट थी वेबसाइट और phm इसकी शायद एक फॉर्मेट दे रहा हूं, तो हमने यहाँ सी नेम का पता लगाना शॉप और वेबसाइट और ये मुझे लिखने तो नहीं दे रहा ना, ये मुझे यहाँ तो काम नहीं करने दे रहा, तो मुझे so I have completed using the website on the right. हमने कर लिया. We can build request to make DNS query. तो NS lookup से DNS query होती है. अगर मैं अपनी मशीन पे भी करूं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखूं NS lookup और www.cisco.com, तो ये मुझे इसके DNS सर्वर्स बता देने चाहिए. ये देखें जी, ये देखिए, ठीक है, तो ये मुझे अथॉरिटेटिव सर्विस बता देगा, लेकिन ये मुझे कहना क्या चाहता है, मुझे वो दे दे, हिंट दे दे, ताकि हम वो टास्क कर लें. कहता है यूजिंग द वेबसाइट ऑन द राइट यू कैन बिल्ड रिक्वेस्ट यस टू मेक डीएनएस क्वेरीज. ओके, फिर कहता है कि एंड व्यू द रिजल्ट्स. द वेबसाइट विल आल्सो शो यू द कमांड. सर ऊपर से जहां आपको लग रहा है सेंड डीएनएस आपके राइट जी, इसके यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे डीएनएस टाइप से सेलेक्ट करना, सी नेम करना. ओके, आप सेलेक्ट करेंगे सी नेम और सी नेम इसको दे दो शॉप्स. तो क्या सिर्फ सब डोमेन दूं? ओके, ठीक है, शॉप लिखा तो इसने बता दिया कि SHOPS दोबारा सी नेम एंड सी नॉम में SHOPS शॉप्स है ना, SHOPS. सर आप क्वेश्चन देखते हैं. First is the name of shop or website. Oh yes. Shop. उसको सेंड करते हैं. उसने बता दिया कि शॉप का जो सी नेम है वो क्या है, shops.myshopify.com. तो मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया. फिर कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट रिकॉर्ड. तो आप कहते हैं टाइप आप ले लो टेक्स्ट, ये मैंने टेक्स्ट टाइप ले लिया.
और कहता है कि फॉर दी वेबसाइट डॉट THN, तो देखें हमने अब टाइप में दे दिया TXT और वेबसाइट THN, रिक्वेस्ट कर लेते हैं। तो देखें इसने ये मुझे दे दिया एक कोड, कहता है ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, मैंने पेस्ट किया और हो गया। फिर कहता है व्हाट इज दी न्यूमेरिकल प्रायोरिटी वैल्यू फॉर दी MX record, MX record ये है और इसकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या है 30, तो वो हमने यहां दे दिया। फिर कहता है कि व्हाट इज दी IP एड्रेस, हम A टाइप में जाएं और www.website.thm, यस, इसको इंटर करते हैं। देखिए इसका IP एड्रेस आ गया 10.10.10. तो हमने इसका A टाइप रिकॉर्ड भी देख लिया, हमने इसका C नेम रिकॉर्ड भी देख लिया, हमने इसका TXT रिकॉर्ड भी देख लिया। तो मैं चाहूंगा कि कम से कम आप घर पे आज जाएं तो इस साइट पे अपना वो बना लें, इट विल बी नाइस एंड यू विल बी एट लीस्ट लर्न हाउ द DNS वर्क्स। हो जाएगा, ठीक है। तो जेंटलमैन, अगर ये आप कर लेते हैं तो फिर ये चंद स्लाइड्स आपके लिए हलवा हो गई। DNS हायरार्की, फिर NS लुकअप किया ना अभी हमने, एंड यहां से मैं DHCP से इंशाल्लाह कल दोरा एक प्रोसेस है DORA, although कि ये अगर मैं उस चीज पे ना जाता तो ये कभी का खत्म हो जाता, लेकिन ऑब्जेक्टिव सिर्फ खत्म करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग सीख जाओ, ठीक है। तो आई स्टॉप हियर फॉर दिस क्लास, और न्यू क्लास सिर्फ बशीर ये है। दूसरी क्लास जो कि उसकी है, आपको पता है, स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल्स की, वो इंशाल्लाह ताला 4 बजे, यानी तकरीबन आप 10 मिनट वेट करें, 10 मिनट के बाद आपको दूसरा लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज पूछें, और अगर नहीं है तो देन आई स्टॉप। जी जेंटलमैन, लेडी तो कोई भी नहीं है, वो तो क्लास ही नहीं ले रही जी। चैट में देयर इज नो क्वेश्चन। ओके देन आई स्टॉप दिस सेशन and see you inshallah tomorrow.